Welcome to Karman Co-Education, strive to excellence. खैर चलो आज शुरुआत कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। और ध्यान समझना भी प्रेसिडेंट क्या है, क्या भला है प्रेसिडेंट। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ लो, जिसने पढ़ा है वो भी पढ़ लो। प्रेसिडेंट अगले महीने तुम्हें बड़ा काम आएगा। प्रेसिडेंट 18 जुलाई को इलेक्शन होने वाले, तो उससे पहले समझ लो और पढ़ लो। तो प्रेसिडेंट में हम सबसे पहले एक बात करेंगे, प्रेसिडेंट असल में होता क्या है, क्या है प्रेसिडेंट। हमारे देश में प्रेसिडेंट है तो क्या है, उसे क्या बोलते हो प्रेसिडेंट में, नाम क्या है, मतलब नाम तो है बेसिकली प्रेसिडेंट का टर्म वो है क्या चीज। प्रेसिडेंट क्वेश्चन ये कि प्रेसिडेंट क्या है, बताओ। भारत का सर्वोच्च नागरिक। भारत का सर्वोच्च नागरिक। और हिंदी में ठीक है, हाँ, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया। और सबसे टॉप पोस्ट, या फिर आप कह सकते हो हेड ऑफ स्टेट। जो अभी इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट वाला हिस्सा पढ़ाया था, उसमें हेड ऑफ स्टेट की बात की थी। हेड ऑफ स्टेट यानी कि हमारे देश का जो अधिकारी है, सबसे बड़ा हेड है, वो होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट। अगर मैं पूछूं हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करूं तो ये कौन होता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ध्यान रखना, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट की बात आती है, हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात है तो प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेसिकली तो कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 बेसिकली किसके बारे में बात करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 नहीं, ऐसे नहीं कि प्रेसिडेंट के बारे में, ये पूरी तरह बात करता है द यूनियन। यहाँ शब्द लिखा हुआ है द यूनियन, द यूनियन शब्द यानी कि संघ। हिंदी में तो क्या बोलेंगे? संघ। ये संघ है। और अगर संघ की बात करें तो पार्ट 5 जो है इसका आर्टिकल अनुच्छेद कहां से कहां तक आएगा? 52 से 151 तक। बहुत बढ़िया, 52 से 151 तक आर्टिकल बन जाएगा इसमें। ठीक है, पार्ट 5 में। और पार्ट 5 के अंदर ही जो आर्टिकल आपका दिया हुआ है, जिसको आप बोलते हो एक आर्टिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि एक प्रकार से कार्यपालिका। ठीक है, तो इसी के अंदर एक हिस्सा दे दिया आपका एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का। और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है या कार्यपालिका है, इसके अंदर जो आर्टिकल काउंट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, 52 से लेकर के 78 तक के आर्टिकल इस पार्ट में होता है। 52 से 78 तक। सर क्या है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कि देखो द यूनियन है, द यूनियन बहुत बड़ा एरिया हो गया। यूनियन के अंदर अगर केवल बात करें एग्जीक्यूटिव बॉडी की तो 52 से 78 तक रहेगा। वैसे द यूनियन जो है वो 52 से 151 तक है, लेकिन अगर द यूनियन को एग्जीक्यूटिव बॉडी में कन्वर्ट करें तो 52 से कहां तक आ गया वो? 78 तक। और इसमें से जो आप 52 से 73 तक का पोर्शन निकालोगे आर्टिकल का, इसमें अगर निकालें तो आर्टिकल 52 से 73 का जो पोर्शन निकालोगे, इस पोर्शन के अंदर बेसिकली बात की गई है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। थोड़ा सा कुछ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उनके बारे में इसमें बात की गई है, या ऐसे कह सकते हो ये सब चैप्टर है। और इसके अंदर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों की, देश के प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं सब चैप्टर बन जाएगा, सब चैप्टर हो गया। तो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस तरह। और अगर हम प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो देखो इसमें बेसिकली लिस्ट बनेगी। जैसे आर्टिकल की अगर बात करें तो 52
सबसे पहला जो आर्टिकल होता है मैं हमेशा बताता हूँ कि जो भी कोई पार्ट स्टार्ट होगा उसका पहला आर्टिकल उस पार्ट की डेफिनेशन, ठीक है, और फिर उसके बाद वाला जो आर्टिकल होगा डेफिनेशन के बाद उस पार्ट का क्लॉजेज या कोई ऐसा मान लो कि उसका क्लोजिंग एरिया जिसमें क्या नहीं होना चाहिए वो इसमें आता है, फिर आर्टिकल का टर्म शुरू होता है। तो यहाँ आर्टिकल जो आपको पढ़ना है बेसिकली वो पढ़ना है पहले 54 आर्टिकल। तो आर्टिकल 54 क्या कहता है? ये कहता है वोटर, हम बेसिकली से पढ़ेंगे आज कि वोटर क्या होता है, और यह वोटर किसकी बात हो रही है? वोटर में यहाँ पर प्रेसिडेंट को वोट करे, तो यहाँ पे वोटर में बात होगी किसकी? जो प्रेसिडेंट को वोट करेगा। तो ये आ गया आपका आर्टिकल 54। इसके बाद जो आर्टिकल है 55, आर्टिकल 55 में प्रोसीजर होगा कि भाई प्रोसीजर आप क्या फॉलो करोगे, प्रोसीजर फॉलो होगा कि आप किस प्रोसीजर के थ्रू लेकर के चलोगे ये कॉन्स्टिट्यूशन में वोटिंग के सिस्टम कि क्या वोटिंग का सिस्टम बनेगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे। हाँ, जो भी प्रोसीजर फॉलो करना है कि कैसे वोट डलेगी, कौन मेंबर वोट डालेगा, काउंटिंग कैसे होगी, वोटिंग कौन कराएगा, मतलब पूरे इलेक्शन का हाँ प्रोसीजर, जो भी इलेक्शन का प्रोसीजर हो गया प्रेसिडेंट का वो इसमें आ इस आर्टिकल में। इसके बाद आर्टिकल जो हम बात इसमें करेंगे इंपॉर्टेंट वो है 57 आर्टिकल प्रेसिडेंट। और 57 आर्टिकल कहता है कि अगर कोई समस्या आ गई तो री इलेक्शन की व्यवस्था आप कैसे करोगे। यहाँ बात होगी री इलेक्शन का सिस्टम, री इलेक्शन होगा तब क्या जरूरत पड़ेगी, कैसे री इलेक्शन सिस्टम। और री इलेक्शन सिस्टम के बाद एक आर्टिकल और इम्पोर्टेंट है आपका, वो है आर्टिकल 62। और आर्टिकल 62 आपका कहता है टर्म के बारे में। टर्म क्या होगा? प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है? बेसिकली 5 साल, ठीक है। या फिर जब अगर प्रेसिडेंट जो 5 साल के लिए है और वो 5 साल से कम समय में हट जाए तो कितने समय में दोबारा इलेक्शन का, ये भी एक टर्म हो गया। तो इस टाइप का जो भी टर्म होंगे वो। और एक आर्टिकल आते इसमें ये समझ लो, ऐसा मान लो 71, ये बड़े काम का आर्टिकल आ जाते हैं। और ये कहता है डिस्प्यूट, कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, प्रेसिडेंशियल को डिस्प्यूट हो गया तो वो किस आर्टिकल के तहत आएगा, कौन सा आर्टिकल उसमें उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। डिस्प्यूट पे नियम बोलेंगे विवाद, कोई विवाद हो जाना। जैसे कि मान लो किसी ने बोला कि भाई, जैसे एक किस्सा था, मुलायम सिंह यादव का नाम सुना है? मुलायम सिंह यादव एक बार कोई शायद उनका प्रणब मुखर्जी का इलेक्शन का टाइम था तो वोट डाल रहे थे। उन्होंने क्या किया, अपना वोट लिया और उन्होंने वोट में कुछ गलती कर दी अपने वोट डालने, तो उन्होंने वोट को फाड़ दिया और बोलो मुझे नया वोट दे दो, मैं नया बैलेट पेपर लेकर वोट डालूंगा। तो वहां पे वो डिस्प्यूट हो गया कि भाई एक कैंडिडेट को एक ही मिलना चाहिए, डबल आप क्यों दे रहे हो, लेकिन ये डिस्प्यूट होता है। या फिर कोई ये कहते हैं कि जो प्रोसीजर फॉलो किया गया है वो गलत है, कोई ये कहते हैं प्रेसिडेंट बनने लायक ही नहीं है, ठीक है, कोई ये कहते हैं वोटिंग काउंटिंग गलत हुई है, कुछ भी डिस्प्यूट हो सकता है, कुछ भी डिस्प्यूट होगा। तो उसको कैसे सोल्व करोगे उसके बारे में इसमें बात की गई। हाँ, इलेक्शन रिलेटेड, ठीक है। अब ये नहीं कि दो प्रेसिडेंट खड़े हुए तुम्हें चाटे मार रहे हैं, तो ऐसे डिस्प्यूट वहां नहीं चलेंगे, ठीक है, और चाटा मारेंगे भी। हालांकि देखने को बड़ा मिलेगा, कभी कभी क्या एलिगेशन लग जाते हैं, और एलिगेशन वोटर्स पे भी लग जाते हैं, प्रेसिडेंट की गरिमा पे भी लग जाते हैं, और प्रेसिडेंट होने पे भी लग जाते हैं। या कह देगा इलेक्शन कमीशन ने ही अपना काम ठीक से नहीं किया, ठीक है। या कोई स्टेट कह देगा कि हमारे जितना रिप्रेजेंटेशन था वो लिए ही नहीं गया। बहुत सारे डिस्प्यूट हो सकते हैं, कहने वाला कुछ भी कह सकता है, ठीक है। तो उन सब डिस्प्यूट का सोल्यूशन आर्टिकल 71 कि वो कैसे हो, इनको भी समझो। अब देखो शुरुआत करते हैं हम लोग, एक एक्ट बना, जैसे मैंने वही समझाया था आपको कि कैसे हमारा इंडिया बना, जिसके बाद में जो लॉर्ड माउंट बेटन थे, और वो क्या हमारे हेड ऑफ स्टेट पहले वो थे जो हमारे गवर्नर जनरल थे। उसके बाद कौन गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंट बेटन के बाद? श्री राजगोपाल चारी गवर्नर जनरल बने। और जैसे ही वो गवर्नर जनरल बन गए
उसके बाद में हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, संविधान लागू हो गया, तब क्या हुआ, चीजें बदली और हमारा इलेक्शन का समय आ गया। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होना था तो उसके लिए भी कानून बनाए गए। जैसे लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं का इलेक्शन होता है तो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया 1950, 1951, 52 ऐसे एक्ट बनाए। वैसे ही प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट बना, ठीक है। सर आरपीए एक्ट क्या है? क्या आरपीए आर आरपीए एक्ट। हाँ तो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट हो गया ना, तो वो अलग चीज है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली पीपल को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट अलग बना है और इसमें लिखी गई सारी बातें। प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट ये पूछा जा सकता है 1952 में बना और इस एक्ट में समय समय से बदलाव हुआ और उसके तहत बताया गया कि कैसे कैसे चीजें बदल सकती हैं। तो पहले इसको समझ लो, इसके बाद में आपको चीजें आगे समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो, जब ये एक्ट बनाया गया था, क्योंकि हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली चुना नहीं जा रहा कि भाई पब्लिक आए और प्रेसिडेंट के लिए वोट डाले और चुन ले, ये सिस्टम ही नहीं है। तो इसमें क्या किया गया, इसमें एक सिस्टम बनाया कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होना चाहेगा, प्रेसिडेंट बनना चाहेगा देश का, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है वो तो रहेगा कि उसको 35 ईयर की एज कंप्लीट करना है, वो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस ना हो और मोस्ट इंपोर्टेंट वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ये तीन कैंडिडेट, तीन क्राइटेरिया ऐसे हैं जो आपको फुलफिल करने ही करने हैं। उसके बाद अगर आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो तो तब कुछ रूल्स अलग से बदल जाते हैं। और कैसे होता है कि सिस्टम बनाया गया कि दो लोग का, कि दो लोग होने चाहिए। अब ये दो लोग क्या है, दो पब्लिक के पीपल है, क्या है सिस्टम, क्या है, वो समझे उसको कि जो भी बंदा इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा प्रेसिडेंट के, वैसे नहीं कि वो खड़ा हो, उसे लोकसभा या राज्यसभा से, ठीक है, सपोर्ट में दो बंदे चाहिए जो उसको सपोर्ट करे कि आगे हम इस आदमी को जानते हैं, हम इसको सपोर्ट करते हैं, ये इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। और जो भी इंसान लोकसभा या राज्यसभा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होता है उसके दो बंदे लाना तो कोई बड़ी बात नहीं। दो बंदे तो एरिया से ले आएगा कि भैया आ जाओ मेरे साथ, मेरे को खड़ा होना है। बोले ठीक है, हम खड़े हो जाओ, या उसे थोड़ा लालच दे देगा कि देखो मैं प्रेसिडेंट बन गया तो तुम्हें राज्यसभा में सीट मिल जाएगी, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, टेंशन मत लो। तुम अगर एज एमएलए एमपी हार भी गए तो तुम्हें घुमा के मेंबर बना दूंगा राज्यसभा में, तो भी उसको फायदा है। तो दो लोग लाना चुटकी और काम। और दो लोग लाने के बाद से क्या हुआ कि लोग ज्यादा इलेक्शन में खड़े हो गए। हर किसी को प्रेसिडेंट बनना था क्योंकि देश का हेड बनना है और टॉप मोस्ट पोस्ट पे कौन जाना नहीं चाहता, ठीक है। अब आप लोग बैठे सबके सब आईएएस बनना है, अधिकारी बनना, सबको चाहिए किस्मत की चाबी, किसी से लगाओ घुमाओ निकल जाओ, सब चाहते हो कि अच्छी पोस्ट पे जाए, यहाँ भी लोग चाहते हैं। तो ऐसे क्या हुआ कि इस सिस्टम को आगे जाके बंद करना पड़ा। और बंद कैसे करना पड़ा, बंद नहीं करा बल्कि बदल दिया। 1974 तक ये सिस्टम ऐसे चला, इसमें कोई समस्या नहीं, समस्या आई लेकिन उसके बाद बदल दिया। और समस्या क्या आई कि सबको पता था कि दो लोग इकट्ठे करने जा रहा था तो क्या होता था कि कैंडिडेट बहुत बढ़ते हैं, और जब कैंडिडेट बढ़ रहे थे और बिल्कुल बिना वजह, जिसका कभी उम्मीद भी नहीं वो इलेक्शन में आता, मुंह उठाए हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन कर आगे। तो क्या ये 1974 के बाद यहाँ कंडीशन बढ़ा के ये पब्लिक को कर दिया 10-10 कि आपके सपोर्ट में 10-10 लोग होने चाहिए। ये कर दिया कि अगर 10-10 लोग आपके साथ हैं तो आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। सर ये दो लोग जो थे लोकसभा और विधानसभा से थे, लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, ठीक है। तो जो सरकारें हैं उनमें से 10-10 लोग चाहिए, 2-2 लोग चाहिए, उस टाइप से होगा। तो इसके बाद में सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। और एक आपको मैंने शायद पढ़ाते हुए पहले बताया भी है, एक जब सिस्टम बना था उसका नाम सुना था मैंने, नीलम संजीवा रेड्डी। मैंने कई बार बताया उनके बारे में कि वो अचानक घूम के प्रेसिडेंट बन गए, आपने ये रेजिग्नेशन दिया, एक्सेप्ट भी खुद ही कर लिया, वो सब चीज़ें हुई इसमें। तो जब वो प्रेसिडेंट बन गए उनके बाद में चीज़ों में और बदलाव हुआ और आत्मा दुखी होती चली गई। और मतलब हालत ऐसे बन गए इसमें भी कि पहले 4 जो इलेक्शन हुए प्रेसिडेंट के, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे, एक नाम में है हरिराम,
हरिराम वो पहले 4 इलेक्शन में खड़े हुए हैं, कभी नहीं जीत पाए। बस इलेक्शन लड़ना है प्रेसिडेंट कि क्या पता कभी किसी को शर्म आ जाए उसे वोट दे के प्रेसिडेंट बना दे, ठीक है, ऐसा सिस्टम है। एक थे क्या कहते हैं, एक नाम उनका साउथ का है, साउथ का तो निकालता है, उनका नाम है झर दीपक साहब, ऐसे बोलते हैं। इनके नाम पे ना क्या कहते हैं, मतलब इलेक्शन हारने का रिकॉर्ड है प्रेसिडेंट का, इतने इलेक्शन हारे हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हारने का रिकॉर्ड है। और एक उम्मीदवार तो ऐसा था जो 1967 में इलेक्शन में खड़ा हुआ, मतलब एक ही सॉरी वो 17 टोटल कैंडिडेट थे, 17 कैंडिडेट आए थे 1967 में, जिनको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 0 वोट मिला। अब सोचो जो 2 लोग उनके साथ थे उन्होंने भी वोट नहीं दिया। यानी कि जैसे एक आप कहीं गाजियाबाद का सीन था, अभी वो हुए थे ना लास्ट गाजियाबाद में, उसके सरपंच के इलेक्शन हुए थे, प्रधान के इलेक्शन हुए थे। तो ये विजयनगर वाला जो एरिया वहाँ पे प्रधान के लिए खड़ा हुआ था। तो उसने क्या किया कि होते होते शादी में चूल्हे लोग दावत होती पूरी, तो ऐसे उन्होंने दावत की, भंडारा किया, खूब जबरदस्त भंडारा, पूरे मोहल्ले को खिलाया उसने, 10 दिन तक कंटिन्यू सब लोगों ने खाया, लोगों के घर पे चूल्हा जलना बंद हो गया था, इतना खिलाया उसने, खाओ। और जब इलेक्शन हुआ, काउंटिंग हुई, तो उसे टोटल वोट मिली 3, उसके 9 मेंबर घर के थे, ठीक, टोटली वोट 3 मिली। अब वो एकदम आग बबूला होकर घूम रहा अपने घर में कि बाहर वालों से पहले, बाद में क्यों पहले घर वालों से पूछ लूं। लेकिन बड़े मजे की बात है इंडियन वोटिंग सिस्टम की कि पता नहीं लगता किसने किसको वोट दिया, तो जिससे ही बोले कि हमने तो आप ही को वोट दिया। वो खुद कह रहा है कि 9 मेंबर घर के 3 वोट घर के आए, टोटली 3 आए, एक तो सब खुद का ही हो गया और 2 कोई और है, तो 2 उसने कोई और वोट किसने दे दिया उसको, अब चाहे वो बाहर वाला हो या घर वाला हो, लेकिन पता नहीं लग रहा। तो ये सिस्टम इलेक्शन में है, इससे कितना अच्छा होता है। तो यहाँ पे वो पता नहीं लगा पा रहे ना कि 2 लोग कौन है जिन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पता लगने का चांस ज्यादा है। तो कहेगा भाई तुमने भी नहीं दिया, तुमसे तो हमने प्रॉमिस लिया था, तुमने हमें सपोर्ट किया, तो यहाँ पता लगने का चांस ज्यादा है। तो इस सिस्टम को बदला गया और 10-10 कर दिया, लेकिन 10-10 होने के बाद ही, पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद सिस्टम समझ में गया, चीज चल सकी। तो 1977 तक और थोड़ा बदलाव किया गया और आगे जाकर के 1997 में बड़ा बदलाव किया गया, और 1997 में जो बदलाव था उसमें 50-50 कर दिया। अब अगर किसी को प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो 50% लोग उसके फेवर में होने चाहिए, तब जाकर के वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है, ये सोच सकता है। और साथ में जो उसकी फीस होगी, लास्ट मैंने फीस देखी थी शायद 25,000 कि आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना तो 25,000 फीस जमा करनी पड़ेगी, और ये आपके सपोर्ट करने लोग हैं कि आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ो। और अगर आप हार गए तो आपकी फीस, या आपको एक उम्मीद से कम वोट मिले तो आपकी जो फीस है वो जब्त है, इसे कहते हैं जमानत जब्त, ठीक है, वो आपकी जब्त। ध्यान रखिए, समझ में आया अभी वाला हिस्सा, कोई डाउट? आगे चलते हैं, हम बात करेंगे की पॉइंट्स के ऊपर, तो कैसे कैसे दीजिए आप। पहले बात करेंगे फेडरल प्रिंसिपल, यानी कि संघात्मक सिद्धांत। संघात्मक सिद्धांत क्या होता है? दूसरा इसमें समझना है आपको
कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होती है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये है संघात्मक सिद्धांत, ठीक है। यानी इसको हिंदी में कहते हैं एकल स्थानांतरणीय मत या स्थानांतरणीय की जगह हस्तांतरणीय भी कहते हैं। एक इसमें बात करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। और एक इसमें है इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज, जिसको आप कहते हैं निर्वाचक मंडल, ठीक है। और एक इसमें बात होगी इनडायरेक्ट, यानी कि अप्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष क्या हो, इन सबसे बात होगी। तो सिस्टम बेसिकली चलता है, मान लो अगर हम बात करें कुछ देशों की, जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया और इंडिया हो गया। अगर हम इन कंट्रीज की बात करें तो जो आपका ये क्या कहते हैं यूएसए है, यूएसए में चलता है फेडरलिज्म, फेडरेशन, और यूके में चलता है तो कहते हैं यूनियन। यहाँ है फेडरेशन। यहाँ जो सिस्टम है इंडिया में, इसको बोलते हैं क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल। अब ये क्वासी फेडरल क्या है? उस दिन वो टीचर जो आए थे पढ़ा रहे थे तो उन्होंने बोलता है क्वासी फेडरल क्या होता है? क्वासी फेडरल यानी यूनियन का मतलब हो गया संघ, फेडरल का मतलब संघात्मक व्यवस्था, और क्वासी फेडरल का मतलब है अर्ध संघात्मक व्यवस्था, यानी कि आदि संघात्मक है हमारे। अब ये आदि संघात्मक हुए पूरी क्यों नहीं है? क्योंकि देखो हम यूनियन तो कहलाते हैं, ठीक है, और हम फेडरल भी हैं। यूनियन कैसे है, फेडरल कैसे है? ये हम यूनियन कैसे और फेडरल कैसे, बताओ। फेडरल कैसे हैं हम? और रीजन मिलके बनेगा क्या? कुछ चीजों पर पावर स्टेट्स को दी हुई है कि वो मतलब अपने स्टेट के अकॉर्डिंग लॉ बना सकते हैं। कुछ चीजें यूनियन ने सेंट्रल ने अपने हाथ में रखी हुई है। तो इससे क्या मतलब पूरी तरह से यूनियन भी नहीं है कि सेंट्रल ही अपनी पावर चलाएगी, और पूरी तरह से फेडरल भी नहीं है। जब भी आपसे कोई फेडरलिज्म की डेफिनेशन पूछे, ठीक है, तो कभी यहाँ माने भी पढ़ना। दो कॉन्सेप्ट यहाँ, पहला कि हम मान के चलते हैं ये है ऐसा सिस्टम कि जो स्टेट है उसके अलग पावर है, सेंट्रल के अलग पावर है, लेकिन इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए सेंटर जो है उसमें प्रेसिडेंट है और स्टेट में प्रेसिडेंट का बिठाया हुआ गवर्नर होता है, ये एलजी होता है। और एलजी या गवर्नर और प्रेसिडेंट ये आपस में इंटरलिंक्ड है, यानी कि प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही, प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेशन पे ही एलजी बैठा हुआ है, ये गवर्नर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों का होना, स्टेट और सेंटर में होना ही फेडरलिज्म कहलाता है, प्रेसिडेंट और गवर्नर का होना। क्योंकि जितने सारे हमारे स्टेट हैं, इस सब में अकेला प्रेसिडेंट तो बैठ नहीं सकता, प्रेसिडेंट पूरे देश के लिए बैठा हुआ, तो उसने क्या किया है कि गवर्नर्स को जगह बिठाया अपने, और हर गवर्नर रिपोर्ट भेजता है हर 10 से 15 दिन में प्रेसिडेंट के पास। तो सर गवर्नर को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि किसको कौन अपॉइंट करता है या कौन किसको रिपोर्टिंग करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब
जिसको जो अपॉइंट करेगा रिपोर्टिंग भी वो उसको ही करेगा। अब मान लो मैं आपको अपॉइंट कर लूँ और आप रिपोर्टिंग किसी और करो तो मैं तो बुरा नहीं कहूँगा कि अच्छा अपॉइंट किया हमने, रिपोर्टिंग करेगा उसको, ठीक है। तो ये सिस्टम है ये क्या, एक ईगो सिस्टम मान लो या कुछ भी मान लो यार। सबसे पहले इसमें जब समझेंगे वो समझेंगे फेडरल सिद्धांत की तरफ समझ लिया कि फेडरलिज्म क्या होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है और ये सिस्टम कहाँ सा है। तो ये सिस्टम डेवलप हुआ था 1857 में और व्यक्ति थे, नाम था हेयर। हेयर नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने सिस्टम डेवलप किया था कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और कहने में ये कहते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम भी हेयर ने ही डेवलप किया, ठीक है। इसे बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। क्या, हाँ, रिवोल्ट के समय पे बिल्कुल देख लो, एक तरफ तो रिवोल्ट चल रहा था, एक तरफ लगे थे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बना दो कि ऐसे करेंगे भी हम वोटिंग, ठीक। और अब इसमें जो ये दोनों भी हो गए, अब आपको एक इलेक्टोरल कॉलेज और ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इलेक्शन ही समझना। तो पहले हम आए थे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इलेक्शन, क्या हेयर, हाँ, हिंदी में ऐसे लिखेंगे हेयर। बाकी स्पेलिंग में मुझे भी कंफ्यूजन है, उससे छुट्टी जाता हूँ जहाँ से मैं हिंदी में इन्होंने दिया था, ठीक है। और इन दोनों को भी समझाऊंगा कि कैसे होता है। जब प्रेसिडेंट की वोटिंग समझाऊंगा ना तो समझ आ जाएगी इनमें कि कैसे अंतर है, क्या इसमें होता है। अब पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ से इनडायरेक्ट इलेक्शन से। इनडायरेक्ट इलेक्शन और डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है और किस किस फील्ड में होते हैं। तो बोर्ड के लिए तो आज आप लोग गुस्से में रहते हो क्या होगा, क्या कुछ और सोच के आता हूँ, कुछ और पढ़ा ऐसा ही क्या? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता। क्या सर मैं तो सर पढ़ रहा हूँ। अभी तो क्या नींद आ रही है तो सुनाई दे रहा है। सुन लिया सर आपने, नहीं पढ़ा तो क्या रात लेट नाइट तक पढ़ा था? शायद तन्वी को वो भेजूँ मैं जो पढ़ता रहो। किसको भेजा? तन्वी को। कौन सा? स्टेनो है। तो वो स्टेनो कर दे, उसे क्या भेजता है? वो रात को मुझे भेजा है 2:08 पे भेज रही मुझे लैपटॉप रख रखा सामने स्नैप मिल गया है। मैंने किताब खोलने बैठा था मैंने यानी कि पढ़ाई नहीं तो दिखावा हो रहा है कि देखो रात को 2 बजे तक पढ़ रहा है। मैं तो दिखावा था वो पढ़ रही हूँ। मतलब रात को 2 बजे तक कोई इंसान पढ़े और देखो ये भेज क्या है? ना सर, एक परसों तो पढ़ लिया था। परसों पढ़ लिया था। हाँ 2 बजे तक। चलो आप देखो, एक तरफ देते हैं इनडायरेक्ट सिस्टम क्या है, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। सर इसको क्या बोलेंगे, निर्वाचक मंडल या अप्रत्यक्ष चुनाव? इसको सर इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन को प्रत्यक्ष चुनाव और इसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव। इनडायरेक्ट वाला हो गया अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट वाला हो गया प्रत्यक्ष। तो इनडायरेक्ट वाले इलेक्शन में किस किस के इलेक्शन हो सकते हैं? एक तो नंबर 1 वही अपना प्रेसिडेंट, इनडायरेक्ट। और अगर प्रेसिडेंट के हैं तो नंबर 2 पे क्या हो जाएगा आपका? वाइस प्रेसिडेंट। तो वीपी का वाइस प्रेसिडेंट। अरे क्या करूं, मेरे को लिखना पसंद नहीं। सर डीआई और इन इलेक्शन इन इलेक्शन बिल्कुल नहीं लग रहा। ठीक है, अब तो लग रहा है, अभी नहीं लग रहा। ठीक है। अरे लो मैं पूरा लिख देता हूँ। अब तो लगेगा, अब जोर से लग रहा है ना। एक होता है राज्यसभा का इलेक्शन, ये भी इनडायरेक्ट बेस पे ही है। और एक होता है विधान परिषद का इलेक्शन, ठीक है, या फिर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल सकते हो, विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल।
ये सारे के सारे जो है इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और इलेक्ट्रॉन कॉलेज जो सिस्टम चलता है वो इन्हीं में ही चलता है। इलेक्ट्रॉन कॉलेज का सिस्टम भी इन्हीं में चलता है। अब अगर बात करें डायरेक्ट इलेक्शन की, तो डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम में एक आएगा आपका लोकसभा, क्योंकि जब यहाँ राज्यसभा आ गई है यहाँ आ गई आपकी लोकसभा, और एक आ गई आपकी क्या विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। ये सिस्टम हो गया। और एक सिस्टम आपका जो बन गया इसको आप कहते हो पंचायत। ये पंचायत में भी इलेक्शन होते हैं, तो पंचायत के इलेक्शन हो गए। और एक इलेक्शन हो गया म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, नगर पालिका, ग्राम पंचायत और नगर पालिका। और यहाँ जो सिस्टम चलता है उसे आप कहते हो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। डायरेक्ट इलेक्शन में सिस्टम चलता है उसे क्या कहते हो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जिसके पास वोटिंग ज्यादा होगी। मान लो कि इलेक्शन में वोटर हो गए 1000, वोटर 1000 किसी एक एरिया में, हम चलो यहाँ की जो भी आपका एरिया उसके एरिया की काउंटिंग कर लेते हैं कि 1000 इलेक्शन के लिए वोटर है, लेकिन इन 1000 में से जो वोट डाली केवल 3 वोटर ने डाली, बाकियों ने डाली ही नहीं, ठीक है। अब 3 में से एक कैंडिडेट को 2 वोट मिल गए और एक कैंडिडेट को 1 वोट मिल गया, तो 2 वोट जिसको ज्यादा मिली वही जीत जाएगा। भले हमारे देश में एक सिस्टम आ चुका है, कहते हैं आप नोटा, नोटा कहते हैं ना। मान के चलो कि 100 लोगों ने वोट डाली है, 100 में से 3 ने वोट डाली और बाकी 97 जो लोग हैं उन्होंने वोट में नोटा चुना है, क्योंकि नोटा को हम काउंट नहीं करते हैं, वो हमारे किसी काम का है नहीं, तो भी जिसको 2 वोट मिले वही इंसान जीत जाए, ठीक है। तो नोटा का होना ना होना ठीक ही बात है। तो बिना वजह में टेंशन नहीं, मतलब जो लोग पहले नहीं जाते थे वोट डालने के लिए उनको खाने का बोलते जब तुम वोट डाल दो तो अपनी खुशी कर लो कि हम नोटा में जा रहे हैं वोट डालने। और कई बार मैंने भी देखा फेसबुक व्हाट्सएप आता कि अब की बार इलेक्शन में बता दूंगा जब मैं वोट नोटा को वोट डालूंगा, क्या कर लो बहुत आती है। अब तक क्या लगता है ना, पब्लिक को लगता है कि नोटा का मतलब ये होगा कि हम किसी को चुन नहीं रहे तो सरकार नहीं बनेगी। आप सारे वोट नोटा डाल दो तो भी सरकार बनेगी। हाँ, तो पहले नोटा इसलिए नहीं था ना, अब नोटा सिस्टम डाल दिया। ये नोटा सिस्टम लगाओ, पब्लिक को खुश करना है, लेकिन पब्लिक उस चीज को पढ़ती नहीं, समझती नहीं है। नोटा का मतलब कि आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आया, ठीक है। मान लो 5 कैंडिडेट खड़े, 3 खड़े, 2 खड़े, जो भी कैंडिडेट खड़े, आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं, आपने नोटा कर दिया, यानी कि इनमें से कोई नहीं चाहिए। आपने कहा इनमें से कोई नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर 3 कैंडिडेट 2 ने कह दिया हमें चाहिए और एक कैंडिडेट नहीं चाहिए, उसे बस जो काउंटिंग है उससे ज्यादा वोट मिलने चाहिए, ठीक है। इसको नोटा ज्यादा मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो ऐसा कर लो कि किसी कैंडिडेट को 0 वोट मिला, ठीक है, और एक कैंडिडेट को 1 मिल गया और 99 वोट नोटा को मिल गए। ये बात अपोजिशन जो खड़ा है, मान लो आप खड़े हो और जया जी खड़े हैं, दोनों इलेक्शन में खड़े हो, ठीक है, और आपको 0 वोट मिला है, इनको 1 वोट मिल गया और बाकी सबने बोल दिया नोटा, तो 1 वोट जिसे मिला वही जीता, मान जाएगा। इससे खत्म। नोटा का मतलब ही नहीं है, सबका नोटा हो गया तो टाई, दोबारा इलेक्शन करो। ऐसा नहीं होता, जब होता नहीं है पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर होता है सही बात भाई, कुछ भी ना से बंदे का अपना वोट तो है, वो तो अपने हक को देगा, तो ये संभव ही नहीं है कि इलेक्शन में जितने खड़े होंगे, यानी कि जीतेगा जरूर एक बंदा, तो जितने खड़े होंगे सब अपने आप को देंगे, तो फिर तो टाई तो होगा, एक करके टाई हो जाएगा, तो बराबर ही है। तभी बराबर होगा। तो नोटा का तो मतलब ही बेकार है। ये तो जो है ना कि हम वोट में डालते, हमें अपनी उंगली पे इंक नहीं चाहिए, ठीक है भाई, मत लो, डालना तो पड़ेगा, हटा दो, क्या दिक्कत है। ये क्या है सर, अभी तो लागू किया हुआ है। डालने की आदत डालने के लिए करवा रहे हैं सर ये अभी तो थोड़े दिन पहले से लागू किया है शायद, कुछ साल,
कुछ साल हो गए। कब से आए थे? 2012 साल 12 की हाँ, बात। 12 से मतलब थोड़ा सा पहले, जब शायद 9 वाले इलेक्शन में था, 2009 वाले इलेक्शन में था तब आया। तो इस तरह से सिस्टम बनाया गया, ठीक है। और क्या सरकार को दिखाने वो तो जाएंगे ये क्या होता है, वो उनको देखो, उनको यही नहीं पता ना कि नोटा का सिस्टम क्या है, नोटा की वोट काउंट ही नहीं होगी उनकी। अब उनको ये पता चल जाए तो फिर फेसबुक पे शुरू जाएंगे लोग, सरकार ने बदतमीजी कर रखी है हमारे साथ, वो क्या है, ये है, वो फिर चालू जाएंगे। किसी को तो पता होगा, ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी नहीं पता। आज लोगों को वोट डालने का मतलब ही नहीं पता, तो किसको पता होगा? थोड़ी देर पहले आपको पता था, समय को पता है। आपको पता, बाकी को पता था, तो यही होता है। भले आप देखो, हर चीज हर इंसान को नहीं पता होती। सर मैं मालूम करना चाह रहा था सर, राष्ट्रपति के चुनाव में थोड़ी ना होगा नोटा। राष्ट्रपति चुनाव में नहीं है, इसीलिए वहां पर जो वोटिंग सिस्टम रखा है उसको रखा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है। ये डायरेक्ट इलेक्शन में है, जहाँ पे पब्लिक वोट कर रही है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में, विधान परिषद के इलेक्शन में, इन सब में आप वोट ही नहीं करते हो। इन सब में वोट ही मेंबर्स करते हैं, और मेंबर्स को आप डायरेक्ट चुन के भेज दिया। देखो ऐसा मान के चलो, राष्ट्रपति पूरे देश के लिए होगा। सपोज पूरे देश से एक कैंडिडेट राष्ट्रपति के लिए जीता, और ऐसा मान के चलो जैसे अभी जो राष्ट्रपति है वो उत्तर प्रदेश से, रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश से। और ये बात भी आपको साफ साफ पता ही है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर किसी राज्य में है तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो अगर नंबर ऑफ काउंटिंग वोट, अगर पब्लिकली इलेक्शन होता, रामनाथ कोविंद को क्या लगता कि मेरे को वोट कहाँ से मिली है? मेरे राज्य से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर वो किसी की भलाई करते हो किसकी करते हैं? उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पे क्या होता? पक्षपात हो जाता। गोवा, दिल्ली, ऐसा क्या कहते हैं, अरे हमारी सुनी नहीं ना, ये होता ना। तो जो संविधान निर्माता ने बहुत डीपली सोचा कि जब हम लोग प्राइम मिनिस्टर जैसी पोस्ट लेके ही आ रहे हैं तो फिर ये सिस्टम क्यों बनाया? तो क्या कर दिया कि पब्लिक चुन के जिन्हें भेजेगी एमएलए एमपीज को, उनके द्वारा राष्ट्रपति चुनाव करवा लेंगे, ठीक है। तो सिस्टम बदल दिया उन्होंने। अब कोई किसी पर पक्षपात का आरोप नहीं लगा सकता, इसीलिए विधानसभा के इलेक्शन अलग कर दिए, लोकसभा के अलग कर दिए, सबका सिस्टम बना दिया अलग अलग, और सारे इलेक्शन फेयर हो गए। अब जनता की मर्जी, जनता जिस मर्जी को वोट दे। और मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि जो कोई भी ये सोचे ना, ये बोले आपके सामने कि संविधान बेकार है, ये बोलना, इतना सोचा है संविधान बनाने के बारे में, इतना सोचा है कि अभी हम लोग उस सोच का शायद 10 मिनट भी ना सोच पाए। अगर सोच पाते तो संविधान हमारे दिमाग में फिट हो जाता, और हम कभी कोशिश ही कर रहे हैं कि क्या हमने सोचा होगा, कितना बढ़िया सोचा होगा। वरना अगर हम लोग नॉर्मली इलेक्शन करवाते राष्ट्रपति का, तो इलेक्शन में लड़ाई तो होगा, और होगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। एक वोटिंग सिस्टम और बनता है जिसे बोलते हैं लिस्ट सिस्टम। लिस्ट सिस्टम, देखो लिस्ट सिस्टम कैसे होता है, इसमें ये दोनों वाला सिस्टम हट जाता है। और इसमें क्या होता है कि मान के चलो कि कुछ राज्य हैं या पार्टी, जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ऐसे राज्य में। और इन राज्यों में सपोज इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन में क्या हुआ कि जो वोटिंग हुई, वोटिंग के हिसाब से सीट मिल गई। कैसे? मान लो कि 1 से 100% वाली चीज यहाँ मान के चलते हैं, 1 से 100% वाली चीज, यानी कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 1 से लेके 100 वोट यहाँ पर हैं, और यहाँ के लोगों ने जो वोट दिया उसमें वोटिंग आई 60%। 60% लोगों ने यहाँ वोट कर दिया। यहाँ मान लो कि 1 से 100 यहाँ पर है, और इसमें भी वोट किया लोगों ने 30%, और ऐसे दूसरे मान लो, और यहाँ पे मान लो कि आप 1 से 100 के अंदर वोट हुआ आपका 10% लोग आ रहे हैं, 10 लोग हैं, इस हिसाब से वोटिंग। तो यहाँ क्या सिस्टम बनाया गया कि जितना वोटिंग हुआ है उतनी सीटें दे, जीतने का सिस्टम ही नहीं। लिस्ट सिस्टम जहाँ जहाँ चलता है वहाँ जीतने का सिस्टम खत्म कर दिया। अगर कोई पार्टी है, मान लो 2 पार्टी खड़ी है, 2 पार्टी में एक को 100 में से 60% मिला तो एक को 40% मिला,
60 सीटें उस पर दी, 100 सीट 40 सीटें उस पर, प्रतिशत रख डिवाइड है। जीतने का कॉन्सेप्ट नहीं, वोट देख ली कितनी मिली है, कितनी सीटें हैं। बहुत सारी कंट्रीज में, कुछ यूरोपियन कंट्री में, कुछ अफ्रीकन कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज में चलता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। नहीं, ये भी एक सिस्टम है वोटिंग का। हाँ, ये मैंने एग्जाम्पल बताया किस हिसाब से वोटिंग होती है। मान लो किसी एरिया में कोई भी वोटर, आप सब हो, अगर मैं आप सबके यहाँ पे वोट कराऊं तो आप सब अपने आप में 100% हो ना। ये थोड़ी 100 लोग होंगे तभी 100% होंगे, हर चीज 100% है। मान लो आप में से मैंने वोट कराया और मैंने कहा कि भी वोट करो, और आप में से 3 लोगों ने वोट किसी के फेवर में कर दिया, 2 लोगों ने नहीं किया, तो कहने को जो 3 लोगों का वोट हुआ वो जीत गया, 2 लोगों वाला नहीं जीता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। लिस्ट वाले में 3 वाले को भी 3 सीट दे देंगे, 2 वाले को 2 सीट दे देंगे, सब खुश हो कि आप सब इलेक्शन में खड़े, आप सबको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। समझ में आया कैसे चलता है सिस्टम? 3 प्रकार के आपके वोटिंग सिस्टम होते हैं। इंडिया में भी फिलहाल ये तो नहीं, वरना इंडिया में तो लड़ाई होता है, ठीक है। और लड़ाई सबसे ज्यादा कहाँ होगी? उत्तर प्रदेश में तो बावले हो जाएंगे, बावले। हर दूसरा आदमी गाड़ी पर लिखा हुआ ग्राम पंचायत, सरपंच और वो अध्यक्ष, और मानी कितने मंडल बन जाते हैं, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ये वो, ऐसे पोजीशन मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ लड़ाई पक्का होगी। अब बात करते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, ये समझ आ गया इसका? 300 रुपए का कुर्ता, 100 रुपए की जुत्ती, युवा नेता 500 में तैयार हो जा। ये बात है। एक युवा नेता था, युवा नेता का बाला सा लग रहा था देखने में, वैसा मोटा रहता है, एकदम तरबूज की तरह, और उससे वो लेजेंड टॉप वाला, उससे उसने क्वेश्चन पूछा कि भाई उसके ऊपर क्या नाम है, देशभक्ति के ऊपर वो भाषण दे रहा था कि देशभक्ति होनी चाहिए और लोग भारत माता की जय वंदे मातरम बोले। तो उसको बोला वंदे मातरम आता है? कहता हाँ जी आता है। बोला सुना, और बस वहीं पे वो ढेर। कहता अभी नहीं सुनाएंगे, अभी हमारा मन नहीं है। और फिर जब उसने बोला नहीं काम करो, 4 लाइनें सुनाना शुरू की, तो वो गधा राष्ट्रीय गान सुना के वंदे मातरम के लिए 4 लाइनें। उन्होंने कहा इसे ये भी डिफरेंस नहीं पता। और ये युवा नेता, और वो भगवा रंग में नहाया हुआ था, एक चोला डाला हुआ था भगवा रंग का, मतलब बालों वाला, मोटा ताजा, छोटा योगी लग रहा था देखने में वो। ये क्या हुआ? नहीं, कुछ अफसोस से बैठे हो, आगे अकेले बैठ गए इसलिए कुछ ऐसा ही? अच्छा, एकदम ऐसे बैठे हो तो सोच रहे कि नहीं क्या कहीं खोए हुए ऐसा लग रहा है। चलो अब बात करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इसको बोलेंगे निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल या गण, निर्वाचक गण दोनों इसको बोलते हैं। जिसकी बात आपकी आर्टिकल 54 की मैंने लिखा है, 54। और ध्यान समझना, यहाँ पर थोड़ी होड़ बहुत ज्यादा होने वाली है कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, अब हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। और मैं पूरे नंबर ऑफ काउंटिंग निकाल के दिखाऊंगा आपको कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। पहला हम मान के चलेंगे सभी राज्यों की विधानसभा, ठीक है। सभी राज्यों की विधानसभा यानी सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऐसा लिखो, सभा निर्वाचित सदस्य। अब जहां जो सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य का मतलब क्या, देखो जितने हमारे देश में राज्य हैं उन राज्य में विधानसभाएं हैं, और विधानसभा में आप लोग एमएलए को चाहते हैं,
पहुंचाते का मतलब वोट डालते, ऐसे नहीं उठाया और पहुंचा दिए जा एमएलए बन जाओ। आप वोट देते हो, जो कैंडिडेट जीत जाता है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो जीत जा करके विधानसभा में बैठता है, असेंबली में बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पर और वहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया है कि एक सीट जो है वो उसके थ्रू आएगी, लाइक नॉमिनेशन के थ्रू आएगी। तो वहाँ जो भी कैंडिडेट निर्वाचित किया गया है, यानी पब्लिक के द्वारा चुना है, तो उसी को वोट डालने का अधिकार मिलेगा। अगर वो नॉमिनेशन के थ्रू आया है या वो किसी और रूप से आया तो उसको निर्वाचन का अधिकार नहीं मिलेगा। मान लो नॉमिनेट के थ्रू आया है तो नॉमिनेट करेगा कौन? गवर्नर, राज्य की बात है। और गवर्नर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेसिडेंट को। तो कहीं ना कहीं वो फेवरिज्म वाली बात आ सकती है, तो सिस्टम ने खत्म कर दिया कि कोई किसी का फेवर ही नहीं लेगा, खत्म करो उसको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो सिस्टम बनाया गया है, तो जैसे अगर हम बात करें कि कभी कभी ये होता है कि इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मुश्किल हो जाता है याद करना कि कौन कौन वोट डालता है। तो मैं ये कहूँगा ये याद करो कौन वोट नहीं डालता, ये ज़्यादा ईजी है। तो जैसे एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। तो विधान परिषद जो है, अब विधान परिषद तो सभी राज्यों में है नहीं। हाँ, यहाँ जो होता है ना वो वोट नहीं डालते, ये वाले तो वोट डालेंगे। अब जो लिखवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ, वोट नहीं डालते, ठीक है। तो जो विधान परिषद है, क्योंकि आप सभी जानते हो विधान परिषद 7 राज्यों में ही है, सभी राज्यों में है नहीं। तो अगर मान लो जिन 7 राज्यों में है उनको वोट डालने का अधिकार दे दें तो बाकी राज्य नाराज नहीं होंगे, कह रहे हमारा तो कभी प्रेसिडेंट बन नहीं पाएगा क्योंकि हमारे यहाँ पे या तो विधान परिषद लाओ वरना सिस्टम को खत्म करो। उन्होंने क्या कर दिया, पहले ही बोल दिया विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर वोट नहीं डालेंगे, ये साफ कर दिया, ठीक है। दूसरा जो मैं बताया, नॉमिनेट कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नॉमिनेटेड हो, ये वोट नहीं डालेगा, सिंपल खत्म करो इस मामले, ठीक। और वो नॉमिनेट कहीं पे होता है, पूरे देश में कहीं पे होता है, जिसे नॉमिनेट किया है किसी भी रूप में, चाहे वो लोकसभा में किया, राज्यसभा में किया या विधानसभा में किया, नॉमिनेट मेंबर वोट नहीं डालेगा, ठीक। तो इसके हिसाब से अब एक हिस्सा जो आएगा वो आएगा संसद के दोनों सदनों का, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आ जाएगी आपकी। सदन, अब संसद के दोनों सदन यानी कि बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब पार्लियामेंट के दोनों हाउस कौन कौन से हैं? एक लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, और दोनों के मेंबर को अलग अलग रखेंगे। यहाँ राज्यसभा रखता हूँ मैं, यहाँ लोकसभा रखता हूँ। ये क्या राजस्थान चल रही है, दिक्कत नहीं है ना। अब थोड़ा देर को ध्यान समझ लेना। देखो, लोकसभा और राज्यसभा के लिए आर्टिकल, राज्यसभा के लिए जो आर्टिकल बनाया गया वो आर्टिकल है 80 आर्टिकल में बात की है राज्यसभा के लिए वोटर्स, और जो लोकसभा के लिए आर्टिकल बनाया गया वो बनाया गया है 81। दोनों का आर्टिकल अलग है, ठीक है। उसके बाद टोटल सीट हम देखेंगे, टोटल सीट कितनी है। अभी राज्यसभा में जो सैंक्शन सीट है वो है 250 सीट्स हैं आपकी सैंक्शन सीट, ये सीट सैंक्शन की है। और अगर हम बात करें किसकी, लोकसभा की, तो लोकसभा में 550 प्लस 2 सीट, यानी कि 550 प्लस 2 सीट, ये हो गई आपकी लोकसभा की। हटा भी नहीं है, मर्ज कर दिया, यानी कि इनका जो रिजर्व कैटेगरी था, जो आपका रिजर्व कैटेगरी था इनका, जो एंग्लो इंडियंस के लिए था, उस रिजर्व कैटेगरी को हटा दिया और वो सीट उतनी है, सीट 552 ही है, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि सीटें हटा दी, सीटें उतनी है, उन पे जो रिजर्वेशन था वो खत्म, ठीक है। इसलिए मैं अभी फिलहाल जो आपकी बुक्स में लिखा है उसके हिसाब से 552 इसी तरह से लिख सकता हूँ, उससे क्या आपको समझिए।
और इसके बाद जो आपका हिस्सा हो गया, अगर इनको डिवाइड करें तो जो 250 वाला हिस्सा, 250 वाले हिस्से में से दो पार्ट निकलेंगे अलग अलग, और दो पार्ट में एक पार्ट हो गया 238 का, जो मेंबर है इलेक्शन के द्वारा, और बच्चे कितने इसमें तो 12, और ये 12 मेंबर कौन हो गए? राष्ट्रपति जी ने नॉमिनेट जो करते हैं प्रेसिडेंट। अगर ये नॉमिनेटेड है तो ये वोट डालेंगे, नहीं क्योंकि मैंने पहले कहा था नॉमिनेटेड व्यक्ति वोट ही नहीं डालेगा। तो ये हो गया। अब 238 जो है, 238 में जो फिक्स सीटें हैं वो है 233 सीटें, 233 सीट्स हैं फिक्स, 233 सीटें फिक्स है, यानी कि यही वोटर्स हैं, ये है आपके वोटर। अभी बाकी सीट डिसाइड नहीं की गई है, किसको मिलेंगी कैसे मिलेंगी वो डिसाइड नहीं है, अभी 233 सीटें ही फिक्स है, ये सीटें फिक्स है, ठीक। और अगर बात करें इसमें से लोकसभा में, तो लोकसभा में 3 कैटेगरी डिवाइड होगी। एक कैटेगरी आएगी आपकी जो आपका स्टेट हो गया, एक कैटेगरी आएगी आपकी यूटी, और एक कैटेगरी आपकी आएगी जो 2 वाले एंग्लो इंडियंस। तो इसमें से 2 निकालो पहले, और ये हो गई एक। तो इसमें 2 निकालोगे, एक तो बन गया आपका स्टेट, एक बन गया आपका यूटी, और एक बन गया आपका एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियन वाला खत्म होकर किसमें मर्ज हो गया? स्टेट में, ठीक है। एंग्लो इंडियन वाला जो हिस्सा खत्म हो गया स्टेट में मर्ज कर दिया, चीज वही। अब जो स्टेट वाला है, स्टेट में टोटल जो सीट है वो 530 है, 530 सीट जो है वो अलोकेट की गई है वोटर्स के लिए, ठीक है। यूटीज में की गई है 20 सीट्स, 20 सीट्स आपकी हो गई यूटी में, और 2 सीटें इसी की, ठीक, 2 इसकी हो गई। जो 20 सीटें यूटीज की, उन 20 सीटों में भी 13 सीटें डिसाइड की गई हैं कि 13 सीटों पे वोटर है, 7 सीटें जो है डिसाइड नहीं की गई कि उन पे वोटर है या नहीं है, कि नहीं क्लियर किया गया, ठीक है। तो अब इनको कुल मिलाकर टोटल कर देते हैं, जरा मैं टोटल निकाल दूंगा इसका। तो टोटल में देखें तो एक तरफ से ये हो गया आपका, सर एक बार ये जो आपने शीट पेपर दोबारा बता दो सर, 550 देखो 550 प्लस 2 552, 2 पहले से आपके एंग्लो इंडियंस के पास है, 550 को 2 पार्टों में बांट रहे हैं, क्योंकि स्टेट भी है, स्टेट बैंक भी होते हैं, और यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली, यूनियन टेरिटरी दिल्ली आपकी, तो दिल्ली में एमपी की सीट कितनी है? 7, तो दिल्ली से मिलेंगे ना, तो स्टेट बांटे यूनियन टेरिटरी, तो स्टेट के अंदर 530 सीटें है टोटल, यूनियन टेरिटरी में 20 सीटें टोटल लोकसभा में, और एंग्लो इंडियंस की 2 है। अब एंग्लो इंडियंस वाले उठा के इसी में आपने मर्ज कर दो, चाहो तो खत्म कर लो, चाहे तो इसी में अलग से दे दो, ठीक है। तो 530 सीटें तो स्टेट से ही है जो वोट डालेंगे, तो ये हो गए वोटर्स, इनको आप वोटर कह लो, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में जो 20 सीटें में 13 वोटर हैं केवल, उनमें 13 वोटर्स हैं, 7 सीटें भी डिक्लेयर नहीं की गई, क्योंकि कुछ यूनियन टेरिटरी जैसा आपका ये है, ये अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, अब लद्दाख बन गया, जम्मू कश्मीर, तो उनकी सीटें डिक्लेयर नहीं। तो ये 530 में से 530 ही डालेंगे ना वोट, तो ये जो वोटर ही हैं, और सर इसमें से 13 डालेंगे, कितने वोटर निकले स्टेट में से? यूनियन टेरिटरी में 13 वोटर निकले, 7 वोटर नहीं है, इसका बैलेंस बचे ना 7, हाँ तो ये 7 जो हैं ये वोटर नहीं है, इनका डिसाइड नहीं किया गया है। जैसे यहाँ पर देख लो 233 वोटर है, बाकी वोटर्स नहीं है अभी, ठीक है। तो अब इसमें अगर टोटल करो तो कितना बन गया ये आपका 530 और 13 कितना, 543, 543 तो ये हो गया आपका, इन दोनों का ले लो तो 543 तो ये आ रहा आपका टोटल, और 543 में ऐड करो ये वाला पार्ट, इसको ऐड कर दो, कितना हो गया? 3 और 3 6, 7 7 6 7 6 हो गया ना, तो
776 जो वोट आई वो कहां से आई? पार्लियामेंट से हुई, यानी कि संसद से, दोनों सदनों की मिला करके 776। तो ये वोट आगे कैसे लिखो कि ये होगी यूनियन की वोट, एक प्रकार से ये वोट होगी यूनियन की 776। और कुल मिलाकर के अगर हम बात करें यूटीज प्लस स्टेट दोनों को मिला के बात करें तो यहाँ से वोट कितनी हो गई? यहाँ की जो टोटल वोट्स हैं वो हो गई हैं 4120 वोट्स हैं टोटल एमएलए की मिला करके, यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स को मिला दें तो 4120 वोट्स यहाँ पर है। तो ये आंकड़ा हो गया आपका 4896 हो, ठीक है। तो कुल वोट आप कितने हो गए? 4896 हो गए आपके वोट। तो राष्ट्रपति के लिए वोट करेंगे। हाँ, यानी कितने लोग प्रेसिडेंट के लिए वोट करेंगे। तो इसमें ध्यान रखना ये वाले जो हैं ये क्या बात है, ये आपके एमएलए हैं 4120 एमएलए। और जो ये है आपका, इसमें एक और सिस्टम बताया था हल्का सा, हो सकता है कि ऐसे पूछ ले एग्जाम में, जैसा कि 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया था, तो 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद हुआ जरूरी था है। और 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या किया? यूटीज प्लस लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्लस लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो इसमें विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको वोटिंग का राइट्स मिला। सर हाँ, कौन से सर? ये हुआ था 1992 में। हाँ, संशोधन हुआ था सर। हाँ, संशोधन। विधानसभा में निर्वाचित सदस्य की बात होती है इसमें, निर्वाचित सर इसमें क्या होता है, पर दोबारा रिपीट करें। बता समझा। देखो, जैसे मैंने आपको एक अमेंडमेंट पढ़ाया था 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, याद है क्या था इसमें? जिसमें वोटिंग एज अब ये तो था, 69 एज कहाँ से कम हो गई? ये वो वाला था यूनियन टेरिटरी बनवे थी। यूनियन टेरिटरी, दिल्ली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इस बार यूपीपीसी से पेपर में था, कितनी बार पढ़ाया है? आप कुछ लोगों तो पहले बार तक पढ़ाया था, सबसे पहले कितनी कराया था मैंने। ठीक है। सर और हाँ, आपने पेपर देखा किसी से? देखा, बड़ा हलवा पेपर था। कैसा लगा? ऐसा कि यूं खा लो देखो, मतलब पेपर का मजाक था तुम लोगों के लिए तो, हैं? कैसा रहा तुम्हारा? सर मेरी तैयारी की कहानी जो पढ़ा था वो आया तो समझ आया, बाकी कुछ पेपर बचकाना से नहीं लगा। मुझे खुद को लगा, लेकिन मैं लगा शायद लेकिन अगर एक बात सोचो, अगर ईमानदार से 6 महीने पढ़ लेते हैं तो हो जाता। ना, कोई टफनेस थी नहीं पेपर में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से ये पता चल गया। यूपीएससी का देखा था वो तो बहुत ही टेढ़ा ऐसे ही आता है कि यूपीएससी 100 है, इतना सही सा मतलब टेढ़ा नहीं था। अगर तरीके से समझ के पढ़ो यूपीएससी को तो मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं था, समझ लो बस। बट यूपीएससी के सामने ये यूपीपीसी बहुत इजी था, बहुत इजी था। बहुत अरे डायरेक्ट इस बार का पेपर तो ऐसा था कि अरे ये तो पेपर दिया है तुमने। बस अगर हम अच्छे से रिवाइज करके जाते हैं तो पक्का क्लियर हो जाता है। एक अगर करंट अफेयर्स की नॉलेज अच्छी होती तो अब ठीक है इसका इससे पक्का नहीं है तो कि उसकी नॉलेज अब अच्छी करो, क्या पता। इसीलिए तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ डेली, न्यूज़पेपर में लगे रहो, न्यूज़पेपर चीजें करो, लिखो। सबसे जरूरी चीज पता है क्या है? लिखना। क्योंकि गलती से इस बार ना से अगली बार भी अगर प्री क्लियर हो गया, चाहे वो यूपीएससी का मान लो या यूपीपीसी का मान लो, तो इतना कम समय मिलेगा तो उसमें ना पढ़ने करोगे ना लिखने करोगे, इसलिए स्पीड अभी डेवलप करो। हाँ, क्या बता देखो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 में, और इससे यूनियन टेरिटरी में जगह दी गई दिल्ली को विधानसभा बनाया गया, ठीक है। और दिल्ली का जो ऑफिशियल नेम है एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये किया गया।
यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली से एनसीटी ऑफ दिल्ली कर दिया। और जहाँ से दिल्ली में पहली बार इलेक्शन हुए, जब पहली बार इलेक्शन हुए और दिल्ली में विधानसभा बनी, तो ये भी तो जरूरी था ना विधानसभा बनने के बाद कि अब वो विधानसभा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, वो विधानसभा की। तो उसके लिए 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1992 में, और वहाँ पे यूनियन टेरिटरी लिख दिया, यूनियन टेरिटरी प्लस यूनियन टेरिटरी से जो लेजिस्लेटिव होगी, क्योंकि यूनियन टेरिटरी तो होगी अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी, लेकिन वहाँ लेजिस्लेटिव तो है नहीं, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी के साथ में जहाँ पे लेजिस्लेटिव होगी, वहाँ की जो विधानसभा होगी, उनके जो सिलेक्ट निर्वाचित मेंबर होंगे, इलेक्टेड मेंबर होंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये बात यहाँ पे दी गई, समझ में आया हिस्सा? आप लोग समझ जल्दी लेते हो ना, बहुत से तो कान फैलाते हैं, इससे वो समझ कुछ मकड़ी के ज़्यादा से बन गए। उसमें ना यही बेस्ट है कि वो याद कर लो जो नहीं देते, हाँ, वो बहुत अब ज़्यादा इतनी सारी चीज़ याद करोगे, इतनी चीज़ करोगे, तो दो चीज़ याद रखो बस, विधान परिषद क्योंकि हर राज्य में डालो, दूसरा नॉमिनेटेड मेंबर को दोगे तो भी लड़ाई जाएगी, क्योंकि बोलेंगे पक्षपात हो गया, फिर वो मामला डिस्कस हो जाएगा। तो ये दो हिस्से निकाल दो, और दो हिस्से निकालने के बाद में देख लो कोई हिस्सा निकाला तो सबके सब वोट डालेंगे, सिंपल सी बात। फिर आपको ये याद ही नहीं करना कि कौन वोट डालेगा, आपको बस ये याद रखना। उसके बाद सबसे जरूरी वर्ड वहां पर आपको क्या देखना है, निर्वाचित लिखा है कि नहीं। बस ये अगर इलेक्टेड लिखा है मेंबर तो डालेगा, बस। अगर कोई पूछे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन वोट नहीं देगा तो बस ये दो, ठीक है, कभी कभी लेकिन वो ऐसा कर सकता है, थोड़ा घुमान सकता है। कौन देगा। और टफ वो टफ स्टेटमेंट क्या बनाएगा ज्यादा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल के वोट डालते हैं। यहाँ पे भी रहेंगे दो चीजें मिक्स कर दी। अब देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर के, आप अरे इलेक्टेड मेंबर की बात कर रहे हैं, लगा तो ठीक, लेकिन आपको वहां ध्यान रखना था जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे असेंबली शब्द होना था, हल्की स्टेटमेंट चेंज कर दी, मेरे साथ हुआ है ठीक है। स्पीकर और चेयरमैन मैंने भी यहाँ करा था तुम लोगों के साथ में, लोकसभा स्पीकर को चेयरमैन ना दे, चेयरमैन का स्पीकर बनाया, तुम लोगों ने सबने उड़ा दिया उठा उड़ा दिया, मेरा ठीक है। हाँ तुम्हारा ठीक था, बाकी तो उड़ गए थे उसमें। तो ये बस शब्दों का ध्यान रखो कि शब्द कहाँ पे क्या है। यूपीएससी जो करता है वो शब्दों के साथ ही खेलता है। इस बार तो मैंने पेपर उस दिन समझाया था, शब्दों तो खेल रहा था और क्या कर रहा था, और कुछ नहीं करेगा। स्टेट पीछे इतना शब्द तो नहीं, उन्हें पता है अंततः ऊपर आके बैठेगा आईएएस, तो इतना मोबाइल को ले कोई हेड है ऊपर, हाँ हाँ, थोड़ा easy बोलो वो अपने आप देख लेंगे, इन्हें बताओ। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, और देखो आप सबने दिया, जिसने आपने नहीं दिया बाकी ने दिया यूपीपीसीएस का एग्जाम, ठीक है। जितना आप लोग एसएससी में पढ़ते उससे अगर थोड़ा सा वो मेहनत, हल्की सी मेहनत, 10% मेहनत फालतू कर लो तो यूपीपीसीएस ना हो जाएगा, उससे और 10% बढ़े तो यूपीएससी हो जाएगा। फिर क्यों इतना सोचते हो? सर बस- लेकिन बीसीएस की तैयारी करते करते सीजन का पेपर नहीं दे सकते ना, क्यों? उसमें मैथ्स बहुत अच्छे लेवल की चाहिए। अब वो तो एक अलग बात है। तो एक बात बताओ, जहाँ आपका अपना जीएस स्ट्रॉन्ग है, टाइम बच गया, थोड़ा मैथ स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर वहाँ पर एडवांस मैथ्स ना करें तो चल जाएगा काम। क्यों चलेगा? मेंस में तो एडवांस पूछेगा। देखो पता क्या है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो इसका बैंकिंग का हो या एसएससी का हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, इसमें क्या सिस्टम बनाया गया, हम लोग पहले प्री के लिए ट्रिक समझ लेते हैं, फिर ट्रिक है, ट्रिक से सॉल्व कर लिया, अंत में जाकर तो एडवांस में पूरा खोल के मैथ समझना है। जिसने मैथ को पूरा खोल के समझ लिया, काम उसी का, मेंस में सिलेक्शन उसी का होगा। इसलिए पहले तो समझ लेते हो, फिर उसके बाद पढ़ो क्यों। और प्रॉब्लम ये हो गई है आजकल के जो स्टूडेंट हैं उनकी, जो स्मार्ट वर्क नहीं करते, वो क्या, वो मेहनत ज़्यादा करने को ले रहे हैं। अब उनको लगता है कि जीएस जीएस जीएस, तो भाई ऐसा है 100 के 100 क्वेश्चन मैं भी सॉल्व नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। बस इतना ही काम है, काम कर लो बन जाएंगे ना, कोई नहीं पूछेगा कितने करके। बस। और मैं तो ये बात बोलता हूँ, देखो अगर पेपर कभी दे रहे हो, कभी करते छूट मिल जाए ना, कर सकते नहीं तो कर डाला। मैं तो बिल्कुल सर हाँ पेपर हुआ था, ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट वो लगा नहीं ना, एंट्री इनमें होता ही नहीं है। में 2 टीचर थी बस आराम से हाँ, बैठी। इनको होता ही नहीं है। मेरे को यूपीएससी में मैथ्स के क्वेश्चन बताए थे एक सेट में। हाँ, देखो अब हाँ। यूपीएससी में वो पार्टी बताती है, वो दिल्ली गई,
कहती सर क्या शानदार स्कूल था सरकारी स्कूल, बहुत अच्छा था। कैसा बट मजा आ इसका गया, लिंक टू यूपीपीसी फैसिलिटीज। यार बैठा भी नहीं जा रहा था, वो पता नहीं चेयर टेबल कैसी थी, वो पंखे चल रहे थे, मैं पैर से फोल्ड नहीं कर पा रही थी। पंखे चल रहे थे। एक बार मेरे में पंखे नहीं चल रहे। मैंने दिया था यूपीपीसीएस का, मेरा एक बार सेंटर था आगरा में, काफी पुरानी बात हो गई। उसे बताओ मैं कैसे बैठाया गया था, एक बेंच पे 2 कैंडिडेट ऐसे, बैठे थे हमारी क्लास में। चीटिंग हुई होगी। ठीक है, और नहीं वो आपस में मेरे गवर्नमेंट का मेरी इस वाले का क्या चलता है, सर यूपी में यही हाल है। क्या गलत सर आगे में कोई कंपटीशन कब अच्छा, करेंगे? गलती बताएंगे? हम तो गलती बताएंगे, हम सही बताएं। तो सर सामने वाला मेल क्या रखते हैं? देखो इसमें तो पक्का तो 2 घंटे प्रैक्टिस तो है नहीं, और अगर सही बता दिया और मेरिट में दे दी तो अपन तो गया, तो अपन सही क्यों बताएं। तो वो भी सर ये सोचता होगा। देखो पढ़ाई के दौरान एक बड़ी ईमानदारी वाली बात है, पढ़ाई के दौरान मैंने किसी को भी, जो मेरे बैचमेट भी वो करते थे ना, अगर वही मेरे से पूछते मैं उनको भी कभी सही आंसर नहीं कर रहा भाई ना, अपने बनाओ। सर इसमें तो कोई सही बताया होगा, अगर कॉलेज का एग्जाम हो गया। हाँ वैसे तो ले लो, मैं ये चीज पता है इसमें मत करो कभी भी। जब से मैं यूपीएससी करनी शुरू करी, ये चीज मैंने तब से शुरू करी। मैं भी बताती हूँ, मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि ठीक है भाई आप एग्जाम दे रहे हो, हमारे भी हम भी आगे निकल रहे हैं। क्या पता गलती से आपने एक क्वेश्चन लगाया हुआ था, एक क्वेश्चन तो है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, वो मेरिट कहाँ से कहाँ बदल देगा आपकी। कभी कभी 2 नंबर से रह जाते हैं कोई। और कभी कभी पता क्या करता है, मैं तो पता क्या करता था, जैसे पीसीएस में मतलब साथ में बैठा दिया, तो अपन ने मान लो किसी का ऑप्शन बी मारा या सी मारा, और हम देख लें कि वो भी उसी पे कुछ लग रहा है, तो मैं करता था उसमें क्वेश्चन पेपर में उसका ऐसा आंसर मारता जिन करके राइट मारा और पेपर उसका खिसका दिया, तो देख के कंफ्यूज हो जाए और उसकी नजर तो पड़ेगी, और वो कंफ्यूज है कि इसने तो इसका बी मारा, अपन सी ट्राई करें, क्यों? क्योंकि अपने को पता ना अपन सही मार चुके हैं। तो ऐसा बहुत बार करते हैं, और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बन जाती है। जब आप मेंस में जाओगे तब देखना, यूपी में तो और भाई इतना होगा। आप सोचो ऐसे बेंच पे अगर यूपी पीसीएस का प्री क्लियर हो गया तो आपको मेंस लिखना है, पैटर्न चेंज यूपीएससी वाला ही है, तो ऐसी लिखो बेंचों में बैठ के, और गर्मी उतनी होगी। जो मेरे में पंखे भी नहीं थे। हाँ। 3 घंटे में तो हालत खराब हो गई। 3 और 3 6 घंटे लिखने हैं, 3 नहीं 6 घंटे लिखने तो हैं। मतलब हाँ एक बारी में 3 घंटे। एक बार में 3 घंटे लिखना है, तभी तो कह रहा हूँ स्पीड चाहिए, इसीलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं। अभी प्रैक्टिस करो, हाथ सूख जाए लिखते में कोई दिक्कत नहीं, ऑइंटमेंट लगाओ, पट्टी बांधो, काम करो, अब तो आने दो। ठीक है। सारी उंगली में हिट हो गए थे पहले पहले तो पढ़ रही थी अभी। हाँ तो अब न्यूज़पेपर लिख लो ना, कर डेली, हाँ डेली लिखो, इतना लिखो कि मैं चेक ना कर पाऊँ। आप कर ही नहीं पा रहे। नहीं हो रखे, चेक हो रखे, मेरे को दिए ही अब मिल जाएंगे, चेक हो रखे, कुछ और रह गए मैं नोट कर दूँगा, नहीं। लिखते रहो। आया था, सर आप चेक नहीं कर पा रहे। हाँ तो ये आ जाता है, चलो ऐसे समझ आ जाता है मेरे लिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब तो अच्छा साफ कर रहा है ना, अब हो गया साफ। अब तैयारी शुरू करो सबके सब मेंस की। सर दीदी ने फिर स्ट्रीम चेंज कर दी। किसने? दीदी। तो आप क्या कर दिया इसमें? यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस? हाँ करी। यूपीपीसीएस को कर रही थी? एसएससी करी मुझे थी ना। बोला था ना बैंक छोड़ के। अच्छा अच्छा, लेकिन 2 घंटे तो इसी में मैं तो अब भी बोल रही हूँ यूपीपीसी छोड़ के यूपीएससी वाला, नहीं तो हर फिर दूसरी दिन बोलेगी मैं यूपीएससी कर रही हूँ। फिर उससे ऊपर तो नहीं है भाई। अब मेरे पापा को जब बोला कि मैं इसी की करूंगी, पापा ने सबसे पहले पीसीसी बोला था 12th के बाद से। चलो मेरे पीसीएस पे रहो। जिसके पापा ने नहीं वो बोला कि तो PCC पहले पापा बोला सर पापा मैं यूपीएससी कर दो मेरा, पापा ने बोला तू करेगी क्या, डिसाइड कर ले, मैं कंफ्यूज हो गया मैं। अब फाइनल कर रही हूँ। पीसीसी फाइनल Final मेरा क्वेश्चन पेपर देख के मैं बता रही उसको हूँ। देख के लगेगा निकल जाएगा, मैं एसडीएम बन जाऊंगी यार। नहीं यूपीएससी का थोड़ा लगा कि कुछ लेवल है, पीसीएस का इजी है, पर मैं पहले यही करूंगी। चल, लेकिन जब कुछ महीने पढ़ लोगे तो अपने आप यूपीएससी का भी नॉलेज हो यूपीएससी करते जाएगा। करते सब पीसीएस हो ही जाएगा। हाँ ये भी, लेकिन ठीक है पीछे से बोलो, उसकी बात है। जिस चीज में Try करना इंटरेस्ट हो चाहिए। वही करना चाहिए। हाँ सही बात, जिस चीज में इंटरेस्ट हो वही करना चाहिए, बिल्कुल। मेरा तो यही मानना है। यही बात सही होती है, तभी आप कर भी पाते हो तरीके से। फोर्सफुली कुछ नहीं होता। अगर आपकी सब अगर सचिन तेंदुलकर से कह लेते तो कोई गाना गा है, पूरा ही हो रहा है, सही है। चलो अब बात करते हैं, ये भी रह गया। अब इस साल में कुछ स्टेट का पीसीएस होगा नहीं शायद। तुम लोग बढ़ सकते हो, 3 पीसेस भर देना,
राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस और यूपी पीसीएस। राजस्थान का शायद कुछ हुआ ही है। मैं कह रहा सर मैं ही भर दूंगा सर अगर अगस्त में नहीं शायद भर दूंगा हमारी पीसीएस का। नोटिफिकेशन शायद आएगी। ग्रेजुएशन चाहिए? हाँ। मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ग्रेजुएशन चाहिए हाँ, इसके लिए? ग्रेजुएशन। सर अभी ग्रेजुएशन फिलहाल कोई भी नहीं निकला, जो निकलेगा वो भी। हाँ। मतलब जब भी निकले ये तीनों को बढ़ते रहेगा। और राजस्थान वाले में तो बड़े मजेदार चीज है, 3 घंटे में ही प्री और सी सेट वाला और जीएस वाला एक साथ पेपर है उसमें डबल सिस्टम है राजस्थान वाले में। तो उसमें सी क्वालिफाई सेट नहीं होगा ना फिर वो? नहीं, सी सेट और वो दोनों एक साथ है, उसमें मेरिट बन जाता है। सी सेट और सी सेट और जीएस एक साथ ही GS कराते हैं। GS एक ही पेपर में काम करता है राजस्थान। है। चलो अब बात करते हैं, थोड़ा सा कंपेरिजन में आते हैं और यूएस का सिस्टम समझते हैं पहले, उससे आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि इलेक्शन सिस्टम क्या है। तो इसको बंद कर दो, ये क्यों चला रखा है? आप कर देते हैं सावास लाला सावास। तो यूएस में इलेक्ट्रोल कॉलेज सिस्टम होता है, वो क्या होता है? यूएस में इलेक्ट्रोल कॉलेज सिस्टम होता है। वैसे आपकी पर्सनालिटी जो पहली बार लिखी है वो आईएएस के लिए एकदम परफेक्ट पर्सनालिटी तो आवाज आएगी वैसे टेंशन मत लो। मेरी किस चीज की जरूरत है? चलो अब देखते हैं कि यूएस का सिस्टम कैसे काम करता है। यूएस में हमारा अमेरिका 50 स्टेट की बात होती है। यहाँ पर स्टेट को 2 पार्ट में, स्टेट में क्या चलता है, यहाँ पर सिस्टम चलता है उसको समझते हैं। एक यहाँ का होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और एक पार्ट में चलता है सेनेट। ये 2 हिस्से इसमें काम करते हैं, जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा वैसे यहाँ पे। ठीक। सर इनका ये मतलब वो है सर, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, लोकसभा है, इनके यहाँ सर ये है, ये 2 सदन। सर नाम क्या है इनके? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट। अब ये क्या होता है सर? क्या ऐसे मान के चलो, ये आपका लोकसभा हो गया, ये आपका राज्यसभा हो गया, ये हाउस हो गया, नाम हो गया, ठीक है। और टोटल जो वहाँ पे नंबर ऑफ वोट है, नंबर ऑफ सीट्स हैं, वो होती है 538 यूएस में। दोनों की मिला के 538 होगा। और ये 538 को अगर हम तोड़ के देखें तो ये कैसे बनेगी? जो ये वाला हिस्सा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, इसमें होती है 435 इसमें, और जो आपका दूसरा हिस्सा हो गया इसमें सेनेट है, ये आपकी होगी 100। ठीक। और जो आपका अगर इनको आप काउंट कर लो तो कितना हो गया? 535 हो गया, और 535 में 3 सीटें आपकी एक्स्ट्रा बना दी, 3 सीटें कर दो तो ये हो गया 538। इस हिसाब से सीटों को यहाँ पर डिवाइड किया। 3 सीटें हैं, ये है डीसी की, डीसी बताता हूँ, आपने सुना होगा अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी आप करते थे, तो इसको ध्यान रखो कि अमेरिका की जो राजधानी है, खास तौर पे डीसी एक अलग एरिया है। अमेरिका के ईस्ट वाले कोस्ट पे छोटा है, दिल्ली ना की वैसे डीसी, और वॉशिंगटन जो है वो वेस्ट कोस्ट पर पड़ता है। ठीक है, अलग अलग है। हम लोग क्योंकि प्रेसिडेंट जो थे अमेरिका के, उनका नाम था वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो उनका नाम था वॉशिंगटन डीसी, और जो ये उनकी आज़ादी के लिए, अमेरिका की आज़ादी के लिए खूब लड़े थे, तो उस वजह से जो डीसी वाला हिस्सा उधर इधर है और वॉशिंगटन वाला हिस्सा उधर, लेकिन हम इसको काउंट करके बोलते थे वॉशिंगटन डीसी। तो अकेले डीसी को 3 सीटें अलग से मिली इसी, ठीक है। और जैसे आपका लाइफ ये है सीनेट जो है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे नंबर ऑफ काउंटिंग ना करके 100 सीटें फिक्स कर दी, राउंड किया। जैसे राज्यसभा है हमारे यहाँ पे, अब राज्यसभा में क्या है कि
सीटें स्टेट के हिसाब से, इस स्टेट को राज्य में इतनी सीटें, उस स्टेट को इतनी सीटें, क्योंकि वहाँ पे जो पीपल हैं, लोग हैं, पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से सीटें हैं। इन्होंने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया। अब वहाँ पर जो राज्य हैं, ठीक है, अमेरिका में जो 50 स्टेट्स हैं, किसी में पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है तो किसी में कम हो सकती है, लेकिन उन्होंने उस मतलब को खत्म कर दिया कि कल को लोग पॉपुलेशन के ऊपर अब तक लड़े। उन्होंने कह दिया कि सीनेट को हम 100 सीट देने बात खत्म। अब 100 सीट का मतलब कैसे करोगे कि अमेरिका में 50 स्टेट है, तो हर स्टेट में कितनी सीट हो गई? 2 सीट। तो 100 सीट फिक्स कर दी सीनेट को, कोई भी है उसे 2 ही मिलेगी, चाहे उसमें पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाए, पॉपुलेशन कितनी कम हो जाए, इससे मतलब नहीं। हमारे यहाँ जो होता है वो पॉपुलेशन पे होता है कि अगर पॉपुलेशन हमारे यहाँ कितनी मान सकते हो, 7.5 से 10 लाख की पॉपुलेशन मानते हो ना, कि एक एमपी की सीट इतने का आएगी। पॉपुलेशन बढ़ी तो सीट बढ़ा देंगे, वहाँ ऐसा सिस्टम ही है, वहाँ पे सीट फिक्स करके पहले इसमें बढ़ सकती है, उसमें नहीं बढ़ा, सिंपल काम है, लड़ाई झगड़ा। तो सर ये जो आपने बताया था पॉपुलेशन के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से होता है या फिर अनुमान लगा लेते हैं अभी? जनगणना सर 12 साल में 10 साल में एक बार होता है। हाँ, तो 10 साल में बदलेंगे सर सीटें? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो टाइम पीरियड के हिसाब से है। ये हुआ था कैसे, ऐसा बात पे चलो, दो था 1776 का, और 1776 के समय में जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी सरकार में थी, पावर में थी, इमरजेंसी, सॉरी 1970 इंदिरा गांधी सरकार में थी, पावर में थी। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, एक सिस्टम बनाया था उस टाइम पर, जिसमें बोला था कि जनसंख्या कंट्रोल करो। और संजय गांधी ने क्या किया, नसबंदी वाला सिस्टम ले आया, तो सारा बवाल मचा था। तो जो साउथ के स्टेट है हमारे यहाँ पर, साउथ के स्टेट ने क्या पॉपुलेशन कंट्रोल करना शुरू कर दिया, मगर नॉर्थ के जो स्टेट थे ये पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे थे, पॉपुलेशन को और बढ़ा देते। इसीलिए उस दौरान में एक बात बोली गई कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये बच्चा पैदा करने की पॉपकॉर्न की फैक्ट्री है। जैसे पॉपकॉर्न भुट्टा होता है ना, वैसे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं और पॉपुलेशन के नाम सबसे ज्यादा। तो साउथ वाले लोग भड़क गए कि अगर इसी प्रकार से मामला चलता रहा तो कल को ये समय आ जाएगा कि साउथ के यहाँ से तो कोई भी प्रेसिडेंट बन नहीं पाएगा, क्योंकि विधानसभा होगी और लोकसभा की सीटें होंगी और उन्हीं के हिसाब से वोटिंग होगी। तो क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें बढ़ाई जाएंगी, तो उन्हीं के वोट का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हुआ, साउथ वाला कम हो जाएगा, तो लड़ाई हुई। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, वहां पे एक रोक लगा दी, और जो इलेक्शन पॉपुलेशन सेंसस जो बना था, काउंटिंग हुई थी, वो 1 वाले ईयर में होती है। तो 1971 में वो होगा इस समय पे। तो 1971 का जो डेटा था, इंदिरा गांधी ने कहा यही बेस ईयर चलेगा, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इसको बेस ईयर मानेंगे, ठीक है। इस समय जो पॉपुलेशन काउंटिंग है, जिस राज्य में जितनी पॉपुलेशन है उसको बेस ईयर मानेंगे। और कब तक का इसको कर दिया, इसे कर दिया था नहीं 2000 तक के लिए, कि ईयर 2000 तक यही बेस ईयर माना जाएगा। तो साउथ वाले लोग निश्चिंत हुए, उन्होंने कहा ठीक है भैया, जब बेस ईयर ये हो गया अब कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉपुलेशन से बढ़ाओ। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई ठीक है पॉपुलेशन बढ़ने दो। यूपी बिहार वाले लोग फिर भी सुधरने को तैयार नहीं थे, वो लगे थे कि भैया कभी 2000 में ज्यादा चेंज होगा तो अपना चलाएंगे, और पॉपुलेशन फिर खूब बढ़ी। साउथ वाले लोग निश्चिंत थे। फिर क्या हुआ, सन 2000 में वैसे 2-3 मुद्दे बड़े आ चुके थे। एक आया था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। एक भयंकर मुद्दा क्या था, 1999 की बात थी कि आईजीआई एयरपोर्ट से एयर इंडिया का जो प्लेन था वो हाईजैक कर लिया आतंकवादी ने, तो इसमें सरकार की इमेज गई। दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी कोशिश कर रहे जीएसटी लाने की, जीएसटी रिफॉर्म इसी टाइप में लेकर आए थे। तो असीम दास गुप्ता उधर बंगाल में बैठे हुए जीएसटी मॉडल रेडी कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, अब इनके सामने चैलेंज आ गया कि ये इस हिस्से को बढ़ाया आगे, या फिर यहाँ से बेस ईयर कर दे, या फिर सीट बढ़ाए। तीनों लोगों को एक काम करना था। तो अटल बिहारी वाजपेयी को लगा यार पब्लिक नाराज ना हो जाए, और अटल बिहारी की सरकार तो ऐसी थी कि पहले 13 दिन बनी, फिर गिर गई, फिर 13 महीने बनी, फिर गिर गई, फिर 5 साल आए थे मुश्किल से। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस मुद्दे को छेड़े नहीं और आगे लिख दिया इसमें कि 2026
2026 तक ऐसे ही रहेगा, 2026 तक ऐसे ही रहेगा, हिलेगा ही नहीं, ठीक है। अब आने वाला 2026 और कौन आएंगे? नहीं 24 में इलेक्शन है सर, कुछ भी हो देखो सकता है। इलेक्शन 24 में है, अब मान लो, और मेरे को ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों नजर वो आ रहा है, आगे बढ़ जाएगा ये। नहीं आज मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, 2 केस होते हैं और बड़ा मजेदार हो गए। 3 जगह पर ऐसा लग सकता है कि इंडिया का मजाक बनेगा, पूरी तरीके से बनेगा। और 3 देखो जगह कौन कौन सी है। पहली जगह कि मोदी जी हमारे नया पार्लियामेंट बना रहे हैं और मोदी ने डेडलाइन दी है कि 2024 से पहले खत्म होना चाहिए पार्लियामेंट बन के, क्योंकि 24 में नई सरकार बनेगी। और उसके अंदर ना प्राइम मिनिस्टर हाउस बना है पार्लियामेंट के अंदर। क्या? प्राइम मिनिस्टर हाउस, जैसे वो है ना आपका, अभी तो लोक कल्याण मार्ग क्या गया उसको, जिसे पहले 7th रेस कोर्स बोलते थे, एड्रेस है एड्रेस, जो 7th नंबर का बंगलो है उसे 7th रेस कोर्स बोलते थे, जो पीएम हाउस होता है एड्रेस है। मैं गया हूँ 2 बार उसमें, तो मैंने उसको देखा, तो वो पीएम हाउस है एड्रेस का। तो उन्होंने क्या किया, मोदी ने उसको पहले नाम बदला और उसे कर दिया 7th लोक कल्याण भवन, ये मार्ग, उसको रास्ते को मार्ग का नाम दे दिया। अब उन्होंने कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू है, और सबसे ज्यादा जो भव्य इमारत हमारे देश में बनी है तो वो है प्रेसिडेंट हाउस। आप प्रेसिडेंट हाउस के अंदर कभी जाओ, ओए होए होए, अगर उसमें रहने का मौका मिल जाए, मतलब मेरे चाचा जी हैं जो पेंटर है बड़े अच्छे, वो प्रेसिडेंट हाउस में 4 दिन रुके थे। उतरे हमारे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने, उनको पता नहीं क्या दिमाग में आया कि उन्हें अपनी स्टैचू बनवानी थी। तो मेरे चाचा जी और उनके 2 फ्रेंड थे, उन तीनों को इनविटेशन भेजा गया, क्योंकि वो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से पास आउट है, बड़े अच्छे लेवल के पेंटर भी हैं, ठीक है। एमएफ हुसैन कला आपने नाम सुना हो तो, एमएफ हुसैन उन्होंने पेंटिंग की, तो उनको भेजा गया था इन्विटेशन, और वो लोग गए थे प्रेसिडेंट हाउस में। तो और मेरे चाचा जी थोड़े से अलग ही मिजाज के आदमी हैं, हैंडीकैप है पैरों से, तो उतरे हैंडीकैप वाले स्कूटर होता है जिसमें 2 पहिए साइड में जाते हैं, उसे लेके पहुंचे वहां पर अपना मस्त अपने मिजाज में, और पहुंच करके वहां पर उन्होंने बोला गार्ड ने कि सर स्कूटर दे दो। बोले क्यों दे? तो स्कूटर लिया, उन्होंने बोला सर यहाँ से आप गाड़ी में जाओगे आगे। तो वो आगे कह रहे मेरे स्कूटर का ध्यान रखना, पार्किंग से होनी चाहिए, और धूप में मत खड़े करना, वहाँ कहाँ धूप आती है? ठीक है। अब उन्होंने बोला, अब उन्हें अंदर ले गए, वहाँ जाकर प्रेसिडेंट से मिले। प्रेसिडेंट आए, कहते हैं भी आप चाय नाश्ता कर लो फिर आपसे बात करते हैं। और कहते हैं कि कितना चाय नाश्ता था, उसे देख के ऐसा लगा कि तो जेब में भर लूं तो बुरा नहीं होगा कुछ भी, कि पहली बार देखा ऐसा भव्य तक में। और चाय, कहते हैं प्रेसिडेंट जो चाय पीता है ना, वो चाय आपको बाहर मिली होगी, इतनी टेस्टी, अलग से अलग लेवल की चाय। तो अचानक प्रणब मुखर्जी को आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ गया, तो बोले कि मैं 3 दिन के बाद 3-4 दिन में लौट करके आऊंगा, तब स्टैचू में काम करेंगे, तब तक आप यही रहिए, आराम से अपने बारे में सोचिए कि क्या आपको करना है। कहते 4 दिन हम वहां रहे, 4 दिन में कि मतलब कहते बेडरूम इतना बड़ा मिला में, अलग अलग सबको बेडरूम दे गए, कितना बड़ा बेडरूम था कि उसमें मोटरसाइकिल चला दो आराम से। और कह रहे ये गद्दा मखमल, अरे मस्त, और कह रहे आपको दिन रात में जो भी चीज चाहिए, एक घंटी दबाओ और धड़ाधड़ गाड़ी में आज सर क्या चाहिए। सर वो ड्रेस भी बड़ी तगड़ी क्या आपके डिमांड है, हर चीज, कह रहे मतलब कोई समस्या नहीं कि एंटिक जो था, एंटिक मतलब प्रेसिडेंट हाउस को घूमने के बाद मेरे चाचा ने अपना घर रीडिजाइन किया पूरा पूरा, और पूरा एंटिक बनाया। कहते इतना खूबसूरत नजारा, और 4 दिन में उन्होंने जो वहाँ के मजे लिए खान पान के, कह रहे जिंदगी में ऐसा कहीं नहीं खाया, विदेशों में भी नहीं खाया, लेकिन जो वहाँ के मजे थे। अब तो सर मैं तो और उसके बाद प्रेसिडेंट आए, उन्होंने बोला सॉरी अभी हम काम नहीं कर पाएंगे स्टेज पे, हम आपको फिर से बुलाते हैं। तो वो पता क्या कहते, कहते हमें तो मन में बड़ी खुशी मिली कि दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा आएंगे। हम तो तुरंत ही कोई बात नहीं, जा रहे हैं वापस आएंगे। तो अब तो कोई फिर तो प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट सेट गए, ठीक है। तो फिर उससे भी भव्य प्राइम मिनिस्टर हाउस बनाया जा रहा नए पार्लियामेंट के अंदर। अब सोचो मोदी सोच के बैठे कि अगले 24 में सरकार आनी है, और गलती सरकार गिर जाए, मजाक करना है। कोई और आ जाए, सपोज केजरीवाल या राहुल गांधी आ जाए, राहुल गांधी तो नहीं, केजरीवाल आ तो शक्ल देखने को भी नहीं मिल तो रही। वो ऐसे क्या कर दिए सिर्फ नया पार्लियामेंट बन क्यों रहा है? भाई ऐसे। ऐसे ही मन कर रहा है। सर एक मेरे मन में ये डाउट कहा गया है इसके स्टेटमेंट में
कि पार्लियामेंट पुराना हो गया और सर म्यूजियम बना देंगे। सर उसके ऊपर ये भी लड़ाई होगी ना अम्बेडकर जी की, वो नहीं बना रहे शायद इस वाले उसमें जो उनकी नहीं उसमें पता सिस्टम क्या किया गया है, मतलब पहले तो ये बोला कि स्टैचू नहीं बना रहे हैं, लेकिन अब जो स्टैचू बनने की बात हो रही है, जैसे जो अम्बेडकर की जो उंगली है वो पार्लियामेंट की तरफ है, हाँ उस उंगली की डायरेक्शन चेंज करके उसको ऊपर की साइड कर देंगे, ऐसा इससे करो। बात नहीं हो रही कोई। और अब ज्यादातर आप स्टैचू देखोगे अम्बेडकर की तो उसमें क्या किया, उंगली ऊपर कर दी है, ऐसे नहीं ऊपर कर दी, चेंज कर दी। अब भी ऐसी मोस्टली है। हाँ तो इस पे विवाद तो उठेगा।